नमस्कार जी सभी को। आई वेलकम यू ऑल इन द ब्रांड न्यू नेक्स्ट लेक्चर ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स को बेसिकली मैं 2-3 पार्ट्स में डिवाइड करके आपको अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश कर रही हूँ। सो मैं ये कह सकती हूँ कि जो फर्स्ट पार्ट है उसकी आज ये लास्ट वीडियो है, जैसे आप चैप्टर्स कह सकते हैं। सो उसके बाद हम थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एंट्रोपी, इन सारे टॉपिक्स की बात करेंगे बड़ी डिटेल में, बड़ी ब्यूटीफुली एंड देयर रियल लाइफ सिग्निफिकेंसेस कि भैया इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है। आप लोगों ने फ्री एनर्जी पढ़ी है, गिब्स फ्री एनर्जी होती है, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी होती है, इन सब का क्या मीनिंग है, ये सब अब हम आगे करेंगे अगले चैप्टर के अंदर, अगले अध्याय के अंदर। सो जो हमारी थर्मोडायनेमिक्स की गीता है उसके पहले अध्याय का ये लास्ट सबक है जो मैं आपको आज बताने जा रही हूँ। So today we are here to discuss absolute और Kelvin scale of temperature। अब आप कहेंगे कि केल्विन स्केल टेम्परेचर का है ना, और इसकी बात यहाँ थर्मोडायनेमिक्स में कहाँ से आई। टेम्परेचर की बात थर्मोडायनेमिक्स में नहीं आएगी तो कहाँ पर आएगी। अब मैकेनिक्स के अंदर थोड़ी ना बात करेंगे हम, या यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स के अंदर तो चलो कर सकते हैं। सो चलिए बेसिकली जब हम लोगों ने कार्नोट साइकिल डिस्कस किया पिछली वीडियोस के अंदर, जैसे मैं आपको हर बार बताती हूँ कि हमने बेसिक्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को डिटेल में डिस्कस किया। वी डिस्कस्ड अबाउट ऑल द लॉज नहीं कहूँगी, 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को बहुत डिटेल में बड़ी बारीकी के साथ मैं कहूँ कि एक एक चीज़ को पॉक कर करके हम लोगों ने उसको अंडरस्टैंड किया एंड उनकी रियल लाइफ सिग्निफिकेंसेस की हमने बात करी। हम लोग कॉन्सेप्ट से रियलिटी की तरफ बढ़ने शुरू हो गए। वी डिस्कस्ड अबाउट कार्नोट साइकिल, कार्नोट इंजन, हीट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, ये बातें हमने करी। तो जब सब ये बातें हुई तो केल्विन ने भी अपना दिमाग चलाया कि चलो भैया इस बनती हुई डिश के अंदर मैं भी अपना कोई मसाला, कोई स्पाइस डाल दूँ। तो वो है एब्सोल्यूट और केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर। आ जाता है एग्ज़ाम में कई बार ये भी, बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी की अगर मैं बात करूँ तो वो नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट जो है वो होने की वजह से शॉर्ट क्वेश्चन कई बार एग्ज़ाम में आपको आ जाता है कि डिस्कस केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर या एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर और इट्स सिग्निफिकेंस इन कंटेक्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अगर हम बात करें। So you will write from the very starting that before Kelvin devised his scale of temperature, the other thermometer scales in use were dependent on one particular property of a substance or any other property which varied with temperature। केल्विन महाशय, जो केल्विन अंकल थे, दादाजी, परदादाजी, आप कुछ भी कह सकते हैं। सो उन्होंने जब ये एब्सोल्यूट स्केल हमें टेम्परेचर का दिया, केल्विन स्केल जिसको हम बोलते हैं, उससे पहले जितने भी स्केल थे उन सारे स्केल्स के अंदर एक जो कॉमन चीज़ थी वो क्या थी, वो लोग क्या करते थे कि कोई भी एक सब्सटेंस, कोई भी नहीं कहेंगे, जनरली मटीरियल की किसी एक प्रॉपर्टी को पकड़ लेते थे जो कि टेम्परेचर के साथ वेरी होती है और उसी के साथ जो स्केल है उसको कैलिब्रेट कर देते थे। सो बेसिकली दोज वर डिपेंडेंट ऑन अ पर्टिकुलर property of the substance. It might have been the volume of mercury in case of mercury thermometer, the volume or pressure of gas in case of gas thermometer, the resistance of the material in case of platinum resistance thermometer। तो ये जैसे मैंने आपको बताया कि प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर के अंदर क्या रहता है कि जो प्लैटिनम है उसका रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ वेरी करता है। सो R इज इक्वल टू, आपको पता है, R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी की इक्वेशन रहती है रेजिस्टेंस की टेम्परेचर के साथ वेरिएशन की। उस इक्वेशन को यूज़ करके टेम्परेचर की मेजरमेंट की जाती है। और जो मरकरी की एक्सपेंशन है उसकी वजह से मरकरी थर्मोमीटर्स आए पिक्चर के अंदर, और जो गैस का वॉल्यूम चेंज होना या उसका प्रेशर चेंज होना उसकी वजह से गैस थर्मोमीटर्स जो थे दोज केम इनटू पिक्चर। So Kelvin introduced a new scale of temperature based on the working of Carnot's engine, and according to which temperature could be measured in terms of mechanical energy or work and is independent of the properties of any substance। ये बड़ी खूबसूरत बात जो थी वो केल्विन ने कही कि अब तक के जितने भी स्केल थे वो सब किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करते थे कि भैया ये फैलेगा तो हम टेम्परेचर मेजर कर पाएंगे, ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तब हम टेम्परेचर मेजर कर पाएंगे, इसका प्रेशर वेरी होगा, इसका वॉल्यूम वेरी होगा, तभी हम मेजरमेंट कर पाएंगे, और अगर ये सब नहीं हो रहा तो भैया हमारे हाथ खड़े हैं, हम कोई मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं।
सो ये सारी बातें उनसे पहले थी। सो वो ये चाहते थे कि हम एक ऐसा स्केल पिक्चर में लेकर आएँ जो मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर डिपेंड ना करे। तो ऐसा स्केल वो पिक्चर में लेकर आए। सो उन्होंने टेम्परेचर को मेजर किया इन द टर्म्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, इन द टर्म्स ऑफ वर्क डन, एंड बेसिकली इट वाज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एनी सब्सटेंस। इसी वजह से जब कार्नोट साइकिल की डिस्कशन हुई, सैडी कार्नोट ने एफिशिएंसी वगैरह की एक्सप्रेशंस को जब डिस्कस किया तो इनके दिमाग की घंटी बजी, इनके दिमाग का बल्ब जला केल्विन का। उन्होंने कहा कि येस दिस इज़ द थिंग, बिकॉज एफिशिएंसी हमें पता है इट इज़ डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर और एफिशिएंसी बेसिकली वर्क और हीट पर डिपेंड करती है। सो वहाँ से वर्क, हीट और टेम्परेचर हम कहें कि आपस में इंटररिलेटेड टर्म्स हैं। हीट और टेम्परेचर, टेम्परेचर एफिशिएंसी, ये सब इंटरडिपेंडेंट टर्म है। तो क्यों ना हम वर्क की फॉर्म में, हीट की फॉर्म में टेम्परेचर को स्टडी करें, ताकि जो वर्किंग सब्सटेंस था वहाँ पर, क्योंकि उसका रोल हमें पता है एफिशिएंसी में नहीं होता, उसकी नेचर ऑफ मटेरियल जो है दैट डज नॉट अफेक्ट द एफिशिएंसी ऑफ द कार्नोट साइकिल। तो इनके दिमाग का बल्ब भी इसी तरह से जगा कि हमें नेचर ऑफ मटेरियल को हटाना है हमारी एक्सप्रेशन से। तो टेम्परेचर को नेचर ऑफ मटेरियल से सैग्रीगेट करके भी स्टडी किया जा सकता है। सो उन्होंने इसी वजह से ये जो इनका स्केल था केल्विन का, उसको थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर स्केल भी कहा जाने लगा, या हम कहें कि वर्क स्केल भी कहा जाने लगा। सो विल से, मैं फिर से स्ट्रेस दे रही हूँ इस बात पर, अकॉर्डिंग टू केल्विन टेम्परेचर कुड बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी और वर्क डन एंड कैन बी इंडिपेंडेंट ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एनी substance. So on account of this reason Kelvin scale is also called work scale. इसको work scale भी कहा जाता है, एग्जाम में भेस बदल कर आना चाहिए तो work scale भी कहते हैं। and it is also called thermodynamic temperature scale, ये भी इसी का नेम है, thermodynamic temperature scale. so ये जो सारे नेम हैं ये किसके हैं? मैं बात करूं कि केल्विन स्केल जो टेम्परेचर का है, एब्सोल्यूट स्केल जो टेम्परेचर का है, उसके हैं। सो देयरफॉर दिस स्केल इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एनी सब्सटेंस। तो ये स्केल जो है सब्सटेंस की जो प्रॉपर्टीज़ है उन पर डिपेंड नहीं करता था। अब हमें इस चीज़ को प्रूव करना है, क्योंकि हम कहाँ खड़े हैं? जी हाँ, फिज़िक्स की अदालत में। और फिज़िक्स की अदालत बिना प्रूफ के आपको इजाज़त नहीं देती कि आप इस अदालत को छोड़कर बाहर जाएं और आप मार्क्स गेन कर लें। सो अब हम बात करेंगे प्रूफ की। सो इसके प्रूफ के लिए कि किस तरीके से ये इंटररिलेटेड है, हमें वही बेसिकली डिस्कस करना है। यू विल कंसीडर अ कार्नोट इंजन। सो यू विल से लेट अ कार्नोट इंजन इज वर्किंग बिटवीन टेम्परेचर। मैंने मान लिए कि मेरे पास दो टेम्परेचर हैं, θ1 एंड θ2। मेरा, आपका, हम सबका जो कार्नोट इंजन है दैट आई हैव कंसीडर्ड दैट इट इज़ वर्किंग बिटवीन टू टेम्परेचर्स θ1 एंड θ2 such that Q1 is the heat absorbed from source. इसके करस्पॉन्डिंग Q1 heat is the heat absorbed from source at temperature θ1 and Q2 is the heat rejected to the sink at temperature θ2. ये हमने क्यों, वही जो पुरानी कहानी हमने वही मानी। एंड वी नो दैट एफिशिएंसी ऑफ इंजन इज़ फर्दर द फंक्शन ऑफ द टू टेम्परेचर्स। सो एफिशिएंसी, जो कार्नोट का कहना था, उन्होंने कहा कि जो एफिशिएंसी है वो हमें पता है क्या रहेगी, फंक्शन रहेगी इन दोनों टेम्परेचर्स का, θ1 एंड θ2 का। और हमें पता है ये हीट का भी फंक्शन होती है, इट इज़ ऑल्सो फंक्शन ऑफ Q1 एंड Q2। तो ये थोड़ा सा फ़र्क है मेरा Q1 Q2 लिखने में, आप थोड़ा अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए। एंड जो पुरानी एक्सप्रेशंस थी कार्नोट ने वही यूज़ किया, कार्नोट की एक्सप्रेशंस उनको यूज़ किया केल्विन अंकल ने। उन्होंने कहा कि एफिशिएंसी हमें पता है Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1 रहती है, वर्क डन अपॉन हीट, वर्क डन बाय द सिस्टम अपॉन हीट गिवन टू द सिस्टम फ्रॉम द सोर्स से जो हीट ली गई फ्रॉम द सोर्स, टेकन फ्रॉम द सोर्स। और ये हमें पता है किसके इक्वल होता है, θ1 माइनस θ2 अपॉन θ1 इसके इक्वल होता है। और बिकॉज वी नो यहाँ पर कि Q1 बाय Q2 इज इक्वल टू θ1 बाय θ2 है। हमने जब कार्नोट साइकिल किया था वहाँ इसको डिटेल में डिस्कस किया कि ये क्यों इक्वल रहते हैं। एंड वी ऑल्सो नो दैट ये Q1 बाय Q2 T1 बाय T2 के इक्वल भी होता है, विच आर द टेम्परेचर्स ऑफ सोर्स एंड सिंक इटसेल्फ। देयरफॉर केल्विन स्केल इज परफेक्टली आइडेंटिकल विद परफेक्ट गैस और आइडियल गैस स्केल। तो मैं ये कह सकती हूँ कि यहाँ पर ये जो एफिशिएंसी है दिस वन, ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस θ2 अपॉन θ1, हम इसको लिख सकते हैं।
और इट विल बी इक्वल टू 1 इफ़ एंड ओनली इफ θ2 क्या हो जाए, 0 हो जाए। एंड θ2 अगर 0 हो जाएगा तभी एफिशिएंसी 100% रहेगी, 1 रहेगी, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो इसी वजह से कहते हैं कि 0 केल्विन भी पॉसिबल नहीं है, जिसकी बात हम थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अंदर जाकर आगे करेंगे। अब अगर मैं बात करूं कि ये θ2 जो है, इफ दिस θ2 बिकम्स लेस देन 0, अगर θ2 लेस देन 0 हो जाता है तो एफिशिएंसी विल बिकम वेरी वेरी ग्रेटर देन 1, विच इज़ ऑल्सो नॉट पॉसिबल कि एफिशिएंसी 100% से ज़्यादा कैसे हो सकती है। या मैं कहूँ दिस स्टेटमेंट इज टिपिकली अगेंस्ट सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, hence there cannot be any negative temperature on Kelvin absolute scale। तो कैल्विन ने एब्सोल्यूट स्केल दिया, उन्होंने बात करी कि किस तरीके से हम ऐसा टेम्परेचर ले सकते हैं विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ वर्किंग सब्सटेंस, और वो जो टेम्परेचर रहेगा दैट विल बी द एब्सोल्यूट वन, क्योंकि उसकी वैल्यूज 0 से ही शुरू होंगी, वो 0 से ऊपर की तरफ जाएगा, नीचे नहीं आएगा। नेगेटिव टेम्परेचर्स जो हैं वो कैल्विन के अंदर पॉसिबल नहीं है। सो ये छोटी सी प्यारी सी डिस्कशन थी एब्सोल्यूट और कैल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर की। इसके बाद हम और बहुत खूबसूरत सी प्यारी डिस्कशंस के साथ आप लोगों के सामने हाजिर होंगे। हम लोग थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करेंगे, जैसे मैंने पहले स्टार्टिंग में भी कहा। हम लोग एंट्रोपी की बात करेंगे कि एंट्रोपी क्या रहती है, आपको पता रैंडमनेस है, डिसऑर्डर है, कैओस है। तो उस कैओस से हम अपनी स्टडी को कैसे बाहर निकालेंगे, हम चीज़ों को कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, ये सब हम अपनी अगली वीडियोज़ के अंदर डिस्कस करेंगे। मैंने फिर से कहा, जैसे फ्री एनर्जी की रियल लाइफ सिग्निफिकेंस क्या है, आपको अच्छे से मैं समझाऊंगी कि गिब्स फ्री एनर्जी, हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी, उनके अंदर आपस में क्या डिफरेंसेस हैं। वैसे प्रीवियस वीडियोस के अंदर जहां हमने थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स को डिस्कस किया, वहां मैंने कुछ हद तक आपको ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। बहुत डिटेल में हम आगे बात करेंगे। सो थैंक यू सो मच।